कैलकुलस का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कॉन्टिन्यूटी। तो इस टॉपिक में बेसिकली अपन देखेंगे कि किन कंडीशंस में किसी फंक्शन को अपन कॉन्टिन्यूस बोलते हैं और किन कंडीशंस में वो फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस कहलाता है। तो इसकी प्रिसाइज जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल कॉमन सेंस टर्म्स में यदि हम बोलें तो किसी भी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस कब कहते हैं, है ना, वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक सेंटेंस में। मतलब कॉमन सेंस डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये डेफिनेशन क्या हुई? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस ओवर अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, एक्स की सेट ऑफ वैल्यूज पे, इफ एफ एक्स कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन ओवर दो सेट ऑफ वैल्यूज। मतलब बिना पेन को उठाए यदि आप उस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ हमको बनाना है ना, कहाँ पे? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज जिस पे अपन ये चेक कर रहे हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। ठीक, तो बिना पेन उठाए का मतलब क्या हो गया कि उस ग्राफ में कोई गैप या जंप नहीं है ना। गैप और जंप का मतलब क्या निकला, इसको अभी अपन देखेंगे ग्राफ बना करके। तो ऐसा करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो कोई हमने फंक्शन ले लिया, फंक्शन एफ एक्स, और एक्स जो है, एक्स का इंटरवल है ना, कोई भी आर्बिट्ररली हम चूज कर लेते हैं, है ना, क्लोज इंटरवल ले लेते हैं एक, ए से बी तक एक्स जो है वेरी कर रहा, ठीक है। और सपोज ये ए है और सपोज ये बी है। अच्छा, अब सपोज ये एफ ए है और ये एफ बी है। तो यदि तो हम एफ ए से एफ बी तक पेन जो है वो बिना पेन उठाए यदि हम ले जा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से, तब तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सेम इंटरवल में, है ना, कोई फंक्शन यदि डिसकॉन्टिन्यूस होता है तो डिसकॉन्टिन्यूस किन तरीकों से हो सकता है उसको देखते हैं। तो पहला वाला जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसको अपन f1 बोल देते हैं, ये f1 है ना। दूसरा फंक्शन उसको सपोज मैं f2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो सपोज f2a ये है और f2b ये है ना। किस इंटरवल में चेक कर रहे हैं अपन? इस इंटरवल में। तो यहाँ से हम यदि लेकर के आए और यहाँ पहुँचने के बाद में सपोज कोई पॉइंट है यहाँ पे c, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो वैल्यू जब डिफाइंड नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं, हॉलो सर्कल बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हॉलो सर्कल है, और उसके बाद फंक्शन जो है वो फिर इस तरह से करके सपोज ऐसे करके कंटिन्यू कर रहा है। आप देख लें, तो हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पे पेन उठाना पड़ा, ठीक है। हॉलो सर्कल के थ्रू तो हम पेन को नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो ये वाला फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का एक और केस देखते हैं ग्राफ बना के। तो एक और सपोज हम कोई तीसरा ग्राफ बना रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये फंक्शन f3 बोल देते हैं इसको, f3a सपोज यहाँ है, ठीक है। अब क्या, ये फंक्शन a से b के बीच में सारे पॉइंट्स पे डिफाइंड है, डिफाइंड तो जरूर है। और सपोज फंक्शन इस तरह से जा रहा है कि ऐसे करके यहाँ तक गया, है ना, हर पॉइंट पे डिफाइंड है, तो हम पेन तो चला सकते हैं। पर ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी पे क्या है, f3c तो यहाँ है, पर सी प्लस पे फंक्शन सीधा यहाँ जंप मार देता है ना। और ये हॉलो सर्कल के बाद में सपोज ये फंक्शन इस टाइप से हो गया, आप समझ रहे, ठीक है। तो एफ सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सी पे फंक्शन की वैल्यू ये है, और सी के जस्ट आगे मतलब सी प्लस यदि हम कर लें तो फंक्शन जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं, तो इस वाले केस में भी इस फंक्शन को बिना पेन उठाए हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं भाई, यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे उसके बाद तो पेन उठाना पड़ेगा। तो ये वाला फंक्शन भी क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक। तो इस वाले केस में क्या हुआ, गैप तो नहीं है क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है थ्रू आउट ए से बी के बीच में, पर एक जंप आ गया, फंक्शन की वैल्यू जो है वो सडनली जंप कर गई, ठीक। एक और केस देखते हैं। तो इसमें भी ए और बी पॉइंट्स ले लेते हैं अपन, f4 बोल देते हैं इस फंक्शन को। सपोज f4a यहाँ पे है, ठीक, हमने इसको ड्रॉ किया, पॉइंट सी तक ले गए इसको, है ना। अच्छा, ये वाला फंक्शन f4b a से b के बीच में सारे पॉइंट्स पे डिफाइंड है, ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जिस पे डिफाइंड नहीं है। यहाँ से c तक लेके गए और उसके बाद में c के जस्ट पहले मतलब c माइनस पे ये फंक्शन यहाँ पे है और c प्लस पे भी ये फंक्शन यहाँ पे है, और सपोज फंक्शन इस तरह से आ जाता है, ठीक है। पर c इटसेल्फ
सी इटसेल्फ पे फंक्शन जो है वो कहाँ पे है, सपोज यहाँ है सी इटसेल्फ पे। आप देख रहे हैं एफ फॉर सी की वैल्यू जो है वो यहाँ है, और ये जो ये एंड कर रहा है ग्राफ का पोर्शन, ये एक हॉलो सर्कल यहाँ पे, ये एक हॉलो सर्कल यहाँ पे, दिख रहा है। और एफ सी माइनस एफ सी प्लस की वैल्यू भले सेम हो, पर एफ सी की वैल्यू कुछ और ही है। इस वाले पोर्शन ये होगा ग्राफ का, इसको अपन हॉलो सर्कल बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में हॉलो सर्कल था और फंक्शन डिफाइंड भी नहीं था कहीं पे भी। यहाँ पे हॉलो सर्कल है यहाँ पे, और फंक्शन डिफाइंड है किसी एक दूसरे पॉइंट पे। तो इस वाले ग्राफ को भी आप बिना पेन उठाए तो बना नहीं सकते भाई, आपको यहाँ से उठाना, ये लेके गए तो पेन उठा करके यहाँ पे एक डॉट मारनी पड़ेगी, और डॉट मार के फिर वापस नीचे लाना पड़ेगा, और फिर इस तरह से बनाना पड़ेगा, है ना, पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो कॉमन सेंस के रूप में यदि हमको कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करनी हो तो वो किस तरह से डिफाइन करेंगे वो देखा अभी अपन ने, ठीक है। अब देखते हैं मैथमेटिकली इसी चीज को, है ना, कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी डिफाइन कर रहे थे एक इंटरवल पे, ठीक है। एक इंटरवल हमने ले लिया था कोई भी आर्बिट्ररी ए से बी तक का एक्स का, उस इंटरवल पे हम कॉन्टिन्यूटी डिफाइन कर रहे थे, है ना। मैथमेटिकली जब हम डिफाइन करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करते हैं किसी एक पॉइंट पे। कोई एक पॉइंट ले लेंगे, है ना, यहाँ पे जैसे एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसको पहले मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, और पॉइंट डेफिनेशन को यूज करके फिर हम कॉन्टिन्यूटी ओवर एन इंटरवल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी ओवर अ पॉइंट हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं। तो अब इसको देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, let f be a real function and let c be a point in the domain of f। जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी डिसाइड कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, है ना, उस पॉइंट को अपन ने c ले लिया, मतलब x जो है वो c के बराबर है, तो c पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो c सबसे पहला चीज तो क्या है भाई, c डोमेन में तो होना ही चाहिए उस फंक्शन के, ठीक है। देन इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c एग्जिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जिस्ट करना भी जरूरी है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कोई भी इन तीनों में से कोई भी चीज जो है वो जैसे 0/0 वाले फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना। ऐसे होने पे तो अनडिफाइंड वैल्यू आ गई ना अपने पास में, तो वैसा नहीं होना चाहिए, कोई एक रियल नंबर आना चाहिए, एंड आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए एफ सी के, जो कि बराबर होनी चाहिए, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये तीनों की तीनों से इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये कोई रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तब हम क्या बोलते हैं, देन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, ठीक है। एक बिल्कुल हम यदि ट्रिवियल सा एग्जांपल ले लें, y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर, और हमको क्या डिस्कस करना है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमको डिस्कस करना है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 3 पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई f, ये fx, ठीक है, f3 ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर 9, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, f3 माइनस, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी क्या है ना, इसमें 3 माइनस हम डालेंगे 9। लिमिट में हम क्या निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालते नहीं, अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 के बराबर है ना, इसी तरह से हम बोलते हैं, डिस्कस किया था अपन ने। और राइट हैंड लिमिट ये क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, है ना, ये f3 प्लस, तो ये भी किसके बराबर है, 9 के बराबर। ये तीनों ही टर्म्स बराबर हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो है वो x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि वो जो ग्राफ जो अपन ने बनाए थे डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के, उनमें इस कंडीशन का कौन सा पार्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। 3 ग्राफ बनाए थे अपन ने, है ना, तो वो देखते हैं जरा एक बार। तो ये f2 वाला ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, इसमें आप देखें जो लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो राइट हैंड लिमिट के बराबर है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट c के जस्ट पहले और ये c के जस्ट बाद, है ना, हमने इसी तरह से बनाया। पर इसमें क्या है, एफ सी इटसेल्फ डिफाइंड नहीं है, एफ सी जो है वो अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट एफ सी के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि तो डिफाइंड ही नहीं, और राइट हैंड लिमिट के बराबर भी नहीं हो सकता एफ सी,
तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। अच्छा, इस वाले ये f3 वाला जो ग्राफ है डिसकंटिन्यूअस हमने बोला, तो इसमें क्या डिफाइंड तो है ये फंक्शन थ्रू आउट ए से बी के बीच में, अपन ने डिस्कस किया था, पर यहाँ पे क्या है दिख ही रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इसके जस्ट पहले यहाँ पे है ना, f3c के जस्ट पहले इधर लेफ्ट हैंड लिमिट c माइनस पे, ये यहाँ पे, और c प्लस पे यहाँ पे, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। हम ये भी कह सकते हैं कि f3c के भी बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है f3c के, पर f3c ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, इस वाले केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो है ना, यहाँ तक तो आता ही है, पर fc इटसेल्फ जो है किसी दूसरे वैल्यू पे है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट f4c के बराबर नहीं है, और राइट हैंड लिमिट भी, ये जो लिमिट हम बोल रहे हैं c पे डिस्कस कर रहे हैं ऑब्वियसली, है ना, इस पॉइंट पे, ये भी इसके बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये f1 फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, है ना। fc पे आप देखें, fc पे ये वैल्यू है, c प्लस पे वो भी यहाँ पे है, और c माइनस ये भी यहाँ पे, आप देख रहे हैं, तो ये तीनों ही वैल्यूज जो हैं सेम है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पॉइंट c पे। ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं कॉन्टिन्यूटी ओवर एन इंटरवल, तो कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल a टू b, मतलब a और b पॉइंट्स जो हैं वो फंक्शन के डोमेन में नहीं है ना, उसको अभी हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कशन के पर्पस के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है, f(x) is said to be continuous in open interval AB if it is continuous at every point in this interval। तो A और B के बीच में जितने पॉइंट्स हैं, है ना, ये जितने इन्फिनिट पॉइंट्स हैं A और B के बीच में, इन सभी पॉइंट्स पे, है ना, मैं इनको बोल दूं जैसे C1, C2, C3, है ना, Cn, इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, तो इन सभी पॉइंट्स पे वो कंडीशन होल्ड करेगी जो अभी अपन ने देखी। कौन सी कंडीशन, कि एफ सी एन बोल देता हूँ, है ना, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, तो फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट सी एन पे जो ए और बी के बीच में लाई करती है, वो किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एन प्लस राइट हैंड लिमिट बेसिकली एफ एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एन माइनस एफ एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ओपन इंटरवल पे इन हर पॉइंट पे ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अच्छा, अब क्या है, और अब नेक्स्ट क्या है, हम ए और बी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, तो वो क्या हुई, तो कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, मतलब ए और बी पॉइंट्स ये भी इंक्लूडेड हैं, पॉइंट्स ए और बी, ठीक है, उस पर भी हम कंटिन्यूटी कंसिडर कर रहे हैं। f(x) is said to be continuous in closed interval a to b कब, जब a और b के बीच के जितने पॉइंट्स हैं, है ना, ये ओपन इंटरवल अपन ने बनाया है यहाँ पे, ये बीच के जितने पॉइंट्स हैं उस पे तो कंटिन्यूस है ही, वही डेफिनेशन जो अभी अपन ने देखी, ये वाली डेफिनेशन, a और b के बीच के पॉइंट्स के लिए तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है हर पॉइंट पे। और क्या है, अब बच गए पॉइंट्स a और पॉइंट b, है ना। सपोज मैं एक ग्राफ बना देता हूँ इस टाइप से, कोई भी, ये एफ ए है और ये क्या है, एफ बी है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या बोलते थे कि भाई राइट हैंड लिमिट ये बराबर होनी चाहिए उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर, और वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। पर अब यदि पॉइंट ए पे हम देखें, तो पॉइंट ए के लेफ्ट में तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वहां पे तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है। तो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में हमको ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट अवेलेबल नहीं है पॉइंट ए के लिए। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ए पे एफ ए की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, ये कंडीशन भी चल जाए तो हम उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस मान लेते हैं, क्योंकि हम तो ए से बी ही कंसिडर कर रहे हैं ना, बीच वाला पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं, ए के लेफ्ट में कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आप बी में देखें, बी में बी के राइट की वैल्यूज हमको अवेलेबल ही नहीं, बी के राइट में एक्स की वैल्यूज फंक्शन के डोमेन में हमने डिफाइन ही नहीं की, या हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो इस वाले केस में क्या है, हमको राइट हैंड लिमिट अवेलेबल नहीं है ना, पॉइंट बी में हमको ये अवेलेबल नहीं है,
और पॉइंट ए पे हमको ये अवेलेबल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बी के लिए पॉइंट बी पे हम कंटिन्यूस कब मानेंगे, जब बी पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, है ना, उतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट हमको अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है ना, ये जो दो लिखा हुआ है, इनके लिए एक बड़ा कॉमन फ्रेज यूज होता है कि हम क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ए पे ये फंक्शन क्या है, राइट कॉन्टिन्यूअस है ना। या फिर कई बार है ना, जैसे क्वेश्चंस में उस तरह से आता है कि इस पॉइंट पे फंक्शन की राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करें। तो राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब ये हो गया कि हम देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों बराबर है कि नहीं। और पॉइंट बी पे हम क्या बोलते हैं, कि ये फंक्शन पॉइंट बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। ऑब्वियस भी है, दिख ही रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। और बीच का यदि कोई पॉइंट यदि हम सी ले लें, तो इस वाले पॉइंट पे ये फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस भी है और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, दोनों ही है, ठीक है, मतलब फुल कॉन्टिन्यूटी है यहाँ पे। तो अगले वीडियो में ऐसा करेंगे, है ना, कुछ कॉमन फंक्शंस जिनसे हम फैमिलियर है ना, कुछ कॉमन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, मतलब कॉमन फंक्शन मतलब जिन फंक्शन से हम फैमिलियर हैं, और कुछ कॉमन डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, है ना, वो फंक्शंस उनसे भी हम फैमिलियर हैं, उसको डिस्कस करेंगे।